Good evening, beta. I hope you will be fine. Let's start GS Foundation class Polity. आज कल परसों बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार ये 3 दिन में हम जो हमारा पॉलिटी का पार्ट है वो फिनिशिंग में आ जाएगा। तो मंडे से फिर हम लोग यानी कमिंग वीक से फिर हम ज्योग्राफी और इकोनॉमी को बैलेंस करके चलेंगे। तो ये 3 दिन में पॉलिटी की क्लास खत्म होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार। ये हमारा है, ठीक है। इसके ऊपर सारी बात होगी, ठीक है। गौर से सुनते जाइए। जब हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं तो हमें याद आना चाहिए 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1993 24 अप्रैल को लागू हुआ। पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम से संबंधित म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की व्यवस्था जो थी वह 1 जून 1993 को लागू हुआ। अर्थात इसी तारीख विशेष को हमारे राष्ट्रपति साहब ने महोदय ने इन दोनों बिल पर अपने हस्ताक्षर किए और मुहर लगाए नेशनल एम्ब्लेम का, और इससे वह कानून का रूप ले लिया, अधिनियम बन गया। और भारत में अब स्थानीय शासन व्यवस्था को संवैधानिकता प्रदान की गई, यानी उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, यानी एक अकाउंटेबल सिचुएशन में आ गया। तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां ये दोनों लोकल गवर्नमेंट से क्रमशः पंचायती राज गांव से और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शहर से जुड़ा हुआ था। ये दोनों लोकल गवर्नमेंट से हुआ। दोनों के से जुड़े जो अनुसूचियां थी क्रमशः 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची हमारे संविधान के अनुसूचियों में जोड़ी गई तथा कुछ आर्टिकल्स अटैच किए गए। जो आर्टिकल्स हमने जोड़े किसमें 243 ए से लेकर जे तक ग्रामीण पंचायत के लिए और के से लेकर जेड तक जो आया वह हमने नगर निगम के लिए जोड़ा। ये बड़ी तब्दीलियां हुई। इससे पहले की क्या स्थिति थी? इससे पहले की स्थिति थी अनुच्छेद 40 के तहत भारत के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का जिक्र था। ये पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के संदर्भ में आज़ाद जब हम हुए तो हमने 1956 में हमने एक कमेटी सेटअप की जिसको हमने नाम दिया जस्टिस बलवंत राय मेहता कमेटी दैट सब्जेक्टेड ऑन लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम के संदर्भ में उन्होंने अपने रिपोर्ट्स दिए और रिपोर्ट्स के तहत उन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया, रेफरेंस दिया। वो 3 स्तरीय में वो तीन स्तरीय में एक सेकेंड तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने 1958 में अपनी सिफारिशें दी
जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया। और उन्होंने 3 स्तरीय बताया। 3 स्तरीय में सबसे निम्न स्तरीय जो प्रथम स्तर था, पहली सीढ़ी, उसे कहते हैं ग्राम पंचायत, दूसरी सीढ़ी पंचायत समिति और तीसरी जिला परिषद। पहला जो ग्राम पंचायत है वो गांव के स्तर पर, दूसरा ब्लॉक तहसील के स्तर पर और तीसरा जिला स्तर पर जिला परिषद। और इसे प्रयोग के तौर पर, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल लेवल या पायलट प्रोजेक्ट कहें, की शुरुआत हमने आज के तेलंगाना के नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट के पोचमपल्ली गांव से, पंचायत से इसकी शुरुआत की। कब इसकी शुरुआत की? 1958 में। और जो रिजल्ट रहा वो प्रयोग सफल माना गया और फिर इसे हमने विधिवत रूप से फॉर्मली 2 अक्टूबर 1959 को आज के राजस्थान के जयपुर के एक नागौर नाम के स्थान पर इसकी शुरुआत की। उस डिस्ट्रिक्ट में ग्राम पंचायत की शुरुआत की, नागौर में। जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया और उद्घाटन के 1 घंटे बाद समग्र राजस्थान में इसे लागू कर दिया गया। तो भारत में एक्सपेरिमेंट लेवल पे पहले कहाँ लागू हुआ? बलवंत राय के सिफारिश पर, तो नालगोंडा के पोचमपल्ली। विधिवत रूप से भारत में सबसे पहले कहाँ? तो नागौर, जयपुर, राजस्थान। एज ए स्टेट पहला कौन सा? तो वही 2 अक्टूबर 1959, राजस्थान। उद्घाटन किसने किया? तो बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू। कितनी स्तरीय? 3 स्तरीय। किसने सिफारिश की? जस्टिस बलवंत राय मेहता। ठीक है। कब सेटअप हुआ? सम्मान। अब आइए, ये चलता रहा। फिर हमारी सोच बदली कि इसमें कुछ चेंजेस लाया जाए। और चेंजेस का मतलब मेरा ये कि इसमें कुछ खामियां उभर के आई सामने से, तो उसको दूर करने के लिए हमने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए एक समिति फिर गठित की और उसका नाम रखा जस्टिस अशोक मेहता समिति। अब ये जस्टिस अशोक मेहता जो है समिति, वह 1976 में स्थापित हुई। 1977 में इन्होंने रिपोर्ट दिए। इन्होंने 4 स्तरीय व्यवस्था का रेफरेंस दिया, पर यह आज तक धूल फांक रही है। इसे कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया। फिलहाल हमारे देश में बलवंत राय मेहता की सिफारिशें ही काम कर रही हैं। अब तक पंचायती राज व्यवस्था के सुधार के तहत 2 ही समिति बनी, सुधार कहिए या पंचायत पर, बलवंत राय, अशोक मेहता। अब आगे आइए। राजीव गांधी जी के समय में ये महसूस हुआ कि जो पंचायती राज व्यवस्था हमारी है, लोकल गवर्नमेंट जो हमारी है, उसमें क्या है कि जो निर्माण कार्य, विकास के कार्य होते हैं, वहाँ तक जो पैसे हैं पूर्णतः नहीं पहुँचते और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है या प्रशासन पे ही बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। सिर्फ 1 रुपये में 15 पैसे ही वस्तु स्थिति के तहत वहाँ पहुँचती है। तो हम अगर लोकल गवर्नमेंट को थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दें, उसको ताकत दे दें, अपने डिसीजन लेने का अधिकार दे दें, अपने विकास के कार्यों को देख सके, सुझाव है, निर्माण कर सके, तो बेहतर होगा। इसी ख्याल से उनकी सोच थी, जिसे नरसिम्हा राव की सरकार ने आगे बढ़ाया और हमारे स्थानीय सरकार को उन्होंने इसे संवैधानिकता प्रदान करने के लिए 2 बिल लाए, जो पास हुआ और कानून का रूप लिया। इसलिए देखते हैं हम कि 24 अप्रैल को भारत सरकार या इंडिया मनाती है पंचायती राज दिवस, बिकॉज ऑफ साइन किए थे राष्ट्रपति ने। तो ये चीज़ है। अब आइए, जब पंचायती राज व्यवस्था या नगर निगम की बात है तो ये एक आ गया। और अब पूछेगा, जब इसे संवैधानिक स्टेटस मिल गया, तब जो है सबसे पहले किस राज्य में यह स्थापित हुआ? तो बोलेंगे मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ। 1994-95 में पूरा इलेक्शन हुआ तो स्थापित हुआ मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से पहला राज्य, उसके हिसाब से ये संवैधानिकता प्रदान करने के बाद पहला राज्य कौन सा? तो हम कहेंगे मध्य प्रदेश। ये पॉइंट हो गया। अभी भी त्रिस्तरीय फार्मूला लगभग हर स्टेट में है। कुछ स्टेट में 4 स्तरीय है, कुछ स्टेट में 2 स्तरीय। जैसे केरल है, वहाँ 2 स्तरीय फार्मूला लागू है, स्तरीय। और नागालैंड में जो देखते हैं है ही नहीं लागू। वहाँ की अपनी जनजातीय व्यवस्था है जिसका नाम है नागा हो। और मेघालय में जो है वह 4 स्तरीय है। ये शहर के लिए नहीं, गांव के लिए होता है पंचायती राज।
लेकिन कुछ हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ पर यह पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती। जैसे अरुणाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र है, नागालैंड पूरा का पूरा है, मिजोरम का कुछ क्षेत्र है, और जैसे कोकराझार डिस्ट्रिक्ट है जो आपके असम में है, वहाँ हिमाचल प्रदेश का कुछ ट्राइबल्स डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है, और फिर चाईबासा डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है। ऐसे कुछ क्षेत्र हैं। रन ऑफ कच्छ का कुछ पार्ट है जहाँ पर नहीं है ये लागू। अब हम ये देखें कि क्या इससे पहले भी कोई व्यवस्था थी? तो हाँ, चोल साम्राज्य के तहत स्वायत्त ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसके बारे में हमें जिक्र मिलता है, अभिलेख मिलता है, जिसे उत्तर मेरूर अभिलेख कहते हैं, जो 10वीं सदी के परांतक प्रथम नाम के राजा के समय का है। उत्तर मेरूर गांव तमिलनाडु में उसके मंदिर के बाहरी दीवारों पर अंकित ये अभिलेख मिला। तो इस ख्याल से अगर हम देखें तो बात बनती है, और वो बहुत ही ऑटोनोमस विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जो हिस्ट्री में सवाल बनता है, विजयनगर राज्य में भी ऑटोनोमस विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जिसे आयंगर व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। आयंगर यानी कि ब्राह्मण जातियों के वह समूह जो बुजुर्ग ब्राह्मण, अनुभवी ब्राह्मण है, वो जो समाज को, पंचायत को चलाते थे, तो आयंगर व्यवस्था कहलाता था। आज़ाद भारत में 40 के तहत हमने कहा, और इस तरह से आपने देखा। अब आते हैं वर्तमान परिस्थिति में। पंचायती राज व्यवस्था भारत के सभी राज्यों में लागू है, सभी राज्यों में। और सभी राज्यों से मेरा तात्पर्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख से भी है। ठीक है। अब कहेगा अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार में भी है लागू। अब रही बात कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके संदर्भ में देखें तो क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में सबसे पहले हम ग्रामीण क्षेत्र के लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज पे बात करें तो यहाँ पर हमें दो संस्थानों के बारे में जिक्र करना जरूरी होगा। एक शब्द है ग्राम सभा, और एक शब्द है ग्राम पंचायत, और एक शब्द है पंचायत। तो ग्राम पंचायत या पंचायत एक ही चीज है, ग्राम सभा अलग चीज है। देखिए, रूल कहता है कि मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 5,000 जनसंख्या, अधिकतम 20,000 जनसंख्या या उससे ज्यादा जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में कहा गया है 2,500 पे भी एक ग्राम पंचायत स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में लोग अपने अपने प्लॉट में दूर दराज में बसते हैं। इसका नतीजा होता है कि लोग दूर दूर बसते हैं, एरिया बड़ा हो जाता है और आबादी रहती है कम। अगर एरिया के रेशियो में देखें तो आबादी कम। इस तरह से देखते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा आबादी का ख्याल रखेंगे तो 10-10 किलोमीटर तक में जाकर के ये आबादी पूरी होगी, तो ऐसे में इतने दूर में संचालन करना संभव नहीं होगा। इसीलिए एक एरिया को निश्चित करना पड़ता है। दूसरी चीज़ें, ग्राम पंचायत के संदर्भ में यह कहा गया है जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत तीनों स्तर पर जितने भी पद होते हैं उस कुल पद का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है, और उस 1/3 का 1/3 महिलाओं के SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षित है। कहने का मतलब कि एग्जाम्पल उठाना चाहिए। हरियाणा आइए, और हरियाणा में ये मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है रोहतक, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का संबंध डिस्ट्रिक्ट से होता है। शहर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा और गांव में पंचायत। तो मान लिया रोहतक एक डिस्ट्रिक्ट है, और रोहतक में चाहे वो नगर निगम हो या पंचायत, तो मान लेते हैं पंचायत, और पंचायत में ग्राम पंचायत कितने हैं, तो मान लेते हैं कि ग्राम पंचायत टोटल कितने हैं, तो मान लेते हैं कि 100 है। तो 100 में 33 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होगा, जो जो चुन दिया जाएगा, सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और फिर उस 33 का 33% यानी 11 सीट, वो 11 सीट SC/ST की महिलाओं के लिए होगा, अगर उस रोहतक के उस क्षेत्र में SC/ST महिलाएं हैं तो नहीं होगा। अब आइए, लेकिन ये रिजर्व्ड सीट भी रोटेट होता रहेगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल पर रोटेट होता रहेगा, ये भी है। अब अगले पॉइंट पर आइए, अगला पॉइंट क्या कहता है। तो अगला पॉइंट कहता है कि इस तरह से रिजर्वेशन जो है, इसको कहते हैं रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, जो फीमेल के लिए है। लेकिन इसमें प्रावधान है कि कोई राज्य चाहे तो रिजर्वेशन फीमेल के लिए जो 33% का कंपलसरी है, उसे बढ़ाकर 50% भी की जा सकती है। ऐसे में बहुत सारे स्टेट्स ने, सबसे पहले बिहार ने, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर राजस्थान, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश ने महिलाओं के लिए 50% सीट को रिजर्व कर दिया है, लोकल लेवल पे, MCD में भी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी और पंचायती राज में भी। एक पॉइंट तो ये समझ में आ गया।
अब हम बात करें कि ग्राम पंचायत या नगर निगम में किसी को कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शन फाइट करने के लिए मिनिमम एज का रिक्वायरमेंट क्या है? 21 वर्ष है। मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं है। भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, और एक खास चीज है, जो भी व्यक्ति कैंडिडेट है उसका उस ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में नाम हो, यानी वो लोकल पर्सन हो तो वोटर लिस्ट में नाम हो। अगर ये नहीं है तो उस क्षेत्र में वो चुनाव नहीं लड़ेगा। जिस क्षेत्र में उसका वोटर लिस्ट में नाम है उस क्षेत्र के ग्राम पंचायत में, अगर पंचायत क्षेत्र में रहता है तो उसका लिख सकता है, मतलब चुनाव लड़ सकता है। तो ये चीज़ है, इसीलिए कहते हैं इसको लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज। अब सवाल है कि मान लेते हैं कि एक 3 गांव मिल करके 15,000 पॉपुलेशन होता है और तीनों गांव मिल करके ग्राम पंचायत डिक्लेयर किया गया है। तो उस ग्राम पंचायत में, यानी उस 3 गांव के तहत उस ग्राम पंचायत में जितने भी 18 वर्ष पूरे कर चुके व्यक्ति, स्त्री या पुरुष हैं, किसी भी जाति धर्म वगैरह हो, हैं, और उनका मतदाता सूची में नाम है, तो ऐसे लोगों के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ग्राम सभा। और इन्हीं ग्राम सभा में से कोई प्रत्याशी के तौर पे, कैंडिडेट के तौर पर खड़ा हो सकता है, यही मतलब है। तो लोकल गवर्नमेंट हो गया, बाहर वाला बिल्कुल नहीं आ सकता, ये भी ध्यान में रखना है। तो इसको लोकल गवर्नमेंट का संदर्भ यही होता है। तो ग्राम सभा किससे बनती है? किसी ग्राम पंचायत के भीतर, सीमा के भीतर रहने वाले तमाम वो स्थानीय लोग जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है और मतदाता सूची में, यानी राज्य के मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज है, उसी से ग्राम सभा बनता है। और ग्राम सभा के ही कोई ना कोई सदस्य मतलब कैंडिडेट के तौर पे खड़े होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब है, जो भी है, पूरे ग्राम पंचायत को अ, वार्ड कमिश्नरी में बांटा जाता है और उसके लिए कैंडिडेट्स खड़े होते हैं और चुनाव लड़ते हैं, फिर जीतते हैं। तो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो उसका एक एग्जीक्यूटिव बॉडी तैयार होती है। ग्राम पंचायत तो एक पूरा एरिया हो गया, उसमें रहने वाले 18 वर्ष और वोटर लिस्ट वाले हो गए ग्राम सभा। अब ग्राम सभा के कैंडिडेट ही चुनाव लड़ेंगे, वही मतदान करेंगे। तो उनमें से जो चुनाव जीत करके आएंगे उससे बनेगा एक क्या? पंचायत। और उस पंचायत में जो सर्वोपरि होगा, एक होगा मुखिया, जिसे सरपंच प्रधान मुखिया कहेंगे। उसके बाद उप मुखिया भी हो सकता है, उप सरपंच भी हो सकता है, उसके बाद वार्ड कमिश्नर कहलाएंगे। तो इस तरह से मुखिया बनते हैं। मुखिया के लिए इलेक्शन होता है, बजाते लोग वोट डालते हैं, और वार्ड कमिश्नर के लिए भी इलेक्शन होता है, उसमें लोग वोट डालते हैं। तो इस तरह से वोटिंग होती है, सरकार बन जाती है। तो जो पंचायत है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव कार्य करती है। जैसे केंद्र में मंत्री परिषद एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और पूरी पार्लियामेंट का जो मेंबरान है वो एक तरह से लेजिस्लेटिव बॉडी है। ठीक वैसे ही, ठीक वैसे ही जो ग्राम सभा है वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, और जो पंचायत है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। पंचायत अकाउंटेबल होती है ग्राम सभा के प्रति। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ग्राम पंचायत किसके प्रति अकाउंटेबल है, या पंचायत किसके प्रति अकाउंटेबल होती है? तो बोलिएगा ग्राम सभा के प्रति। तो ये याद रखना है। ग्राम सभा निर्णय लेती है कि कौन सा जो है विकास का काम किया जाए। वो ग्राम पंचायत के कार्यों का ऑडिट भी कर सकती है, ठीक है। और याद रखिएगा, कहा गया है कि कम से कम 6 महीने पर एक बार ग्राम सभा की बैठक हो। हर महीने भी बैठक की जा सकती है, और जब भी ग्राम सभा की बैठक होती है तो बीडीओ का प्रेजेंस जरूरी होता है, ठीक है। और ग्राम सभा चाहे तो आधे प्रतिशत लोगों के हस्ताक्षर से पंचायत समिति, पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है, ठीक है। तो ये सब भी रूल है। अब सवाल है, ग्राम पंचायत को क्या क्या हक है? याद रखिएगा, जुडिशियरी फैसले तो वो नहीं लेती, लेकिन छोटे मोटे अगर कोई अपराध वगैरह होता है तो उसको जुर्माने के तौर पे पैसे की सजा ले सकता है, पर शारीरिक दंड देने का हक उसको नहीं है। और जुर्माना भी पुराने कानून के हिसाब से 200 रुपये से ज़्यादा का वसूली नहीं कर सकता। फिर दिया हुआ है कि ये इस पर विकास का क्या काम कर सकता है। तो विकास के काम में है कि 10 मेगावाट पावर प्लांट तक का विद्युत संयंत्र लगा सकता है, डिस्पेंसरी स्थापित कर सकता है,
प्राइमरी स्कूल चला सकता है बट नॉट सेकेंडरी। विकास के कार्य में स्ट्रीट लाइट लगा सकता है, सड़कें बना सकता है, तालाब खुदवा सकता है, पुलिया उलिया पुल उल बनवा सकता है। ठीक है, कोई मंदिर जाने वाला रास्ता है बनवा सकता है, कब्रिस्तान जाने वाला रास्ता है बनवा सकता है, आम लोगों का रास्ता है बनवा सकता है। ये सब चीज़ें जो जन सुविधाएं हैं वो पूरा कर सकता है। औषधालय खोल सकता है, छोटे मोटे हाट बाजार लगवा सकता है, लगता है तो उससे टैक्स वसूल सकता है। टैक्स नहीं बोल के उसको ड्यूटी बोलेंगे, एक्चुअली उसको लेंगे ऑक्ट्राई, चुंगी, चुंगी वसूल कर सकता है। ये सब काम उसको हैं। तो ये चीज़ है, हाउस टैक्स वसूलना, यानी चूल्हा कर हाउस टैक्स भी वसूल सकता है, चुंगी वसूल सकता है। ये सब प्रावधान है ग्राम पंचायत को, विकास के काम कर सकता है। अब सवाल है कि ग्राम पंचायत को कहाँ से, ग्राम पंचायत को कहाँ से सोर्स ऑफ इनकम फिनेंस आता है। तो ग्राम पंचायत को एक तो जो धन उगाही करते हैं, जो ड्यूटीज़ लेते हैं, जिसको आप ऑक्ट्राई कहते हैं और जिसको हिंदी में चुंगी कहते हैं, और जो हाउस टैक्स है उससे जो बहुत छोटा हिस्सा होता है। राज्य सरकार फंडिंग करती है, फिनेंस करती है, और केंद्र सरकार भी फिनेंस करती है बट डायरेक्ट नहीं, थ्रू राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो इससे आता है। अब सवाल है कि किसी भी राज्य में पंचायत और नगर निगम के इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी कौन लेता है। तो हर स्टेट का अपना एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है, वो लेता है और वही करवाता है। ठीक है, अब इसमें जो मतदान केंद्र पर जो जाते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, वो कैंडिडेट्स जो जाते हैं नामांकन पत्र भरने, वो बीडीओ के ऑफिस में जाते हैं। बीडीओ ही यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर होता है, वहीं पर नामांकन पत्र भरना होता है। तो ये चीज़ है। अब अगले पॉइंट पर आइए। तो अगला पॉइंट क्या कहता है। तो अगले पॉइंट पर हम संदर्भ करें तो ये तो हुआ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के संदर्भ में इतना याद रखना है, लॉ एंड ऑर्डर का काम ये नहीं करता, वो राज्य सरकार का होता है, लोकल गवर्नमेंट का नहीं होता। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, पंचायत समिति। ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति का संगठन होता है, और इसमें उस ब्लॉक के जितने भी मुखिया होते हैं, सरपंच, वो सब आके मेंबर होते हैं, प्लस SC ST कैंडिडेट भी मेंबर होता है, प्लस उस ब्लॉक के संदर्भ में जो MLA होगा वो MLA भी वहाँ का मेंबर होगा। इसके अलावा उन्हीं में से एक चूज किया जाएगा जो कहलाएगा ब्लॉक प्रमुख। तो ब्लॉक प्रमुख भी होता है, ये भी ध्यान में रखना है। अब ब्लॉक प्रमुख जो है एक जिम्मेवारी संभालता है कि वो जिला परिषद और ग्राम पंचायतों के बीच में कड़ी का काम करता है, ऊपर से आने वाले फाइनेंस को रेगुलेट करके फिर आगे बढ़ा देता है, और इन लोगों के बजट को फिर आगे सिफारिश कर देता है, वो बीच की कड़ी का काम करता है। याद रखिएगा, पंचायत समिति के संदर्भ में देखा जाए तो हम ये देखें तो जो नरेगा का काम चलता है ना, नरेगा का काम, वो पंचायत समिति के संदर्भ में देखें तो ग्राम पंचायत पर लागू होता है, लेकिन प्लानिंग सारा का सारा ब्लॉक लेवल पर यानी पंचायत समिति पर ही होता है। ये सेकेंड स्टेज है। थर्ड स्टेज कहते हैं जिला परिषद। जिला परिषद में उस जिला के जितने भी ब्लॉक प्रमुख हैं वो मेंबर हो जाते हैं, प्लस वहाँ के MP मेंबर हो जाएंगे, MLA मेंबर होंगे, SC ST कैंडिडेट्स कुछ आते हैं वो मेंबर होते हैं, और उनमें से एक को इलेक्ट किया जाता है एज ए जिला प्रमुख, जो एक प्रशासनिक अधिकारी की भी हैसियत रखता है, और वो सारे बजट जिला स्तर पर जो ग्राम पंचायत से जुड़ा है बजट बनाता है और आगे सिफारिश करता है वो ग्राम पंचायत मंत्रालय के मंत्रियों को, उस राज्य के जो भी हैं, और उसे विधानसभा में, विधान परिषद में आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जा सकता है, पर वो मतदान नहीं करेगा, किसी कमेटी वगैरह में बुलाया जा सकता है। तो ये चीज़ है। तो जिला परिषद का संदर्भ ये है, ठीक है, जो एक प्रशासनिक पद भी होता है। तो ग्राम पंचायत ये 3 लेवल पे काम करती है। जिला परिषद किसी भी तरह का कोई भी शुल्क, ऑक्ट्राई, टैक्सेस नहीं उगाता, नहीं लगाता। पंचायत समिति भी इस तरह का कोई काम नहीं करती है। सिर्फ ग्राम पंचायत को ये अधिकार है कि वह ऑक्ट्राई, हाउस टैक्स वगैरह लगा सके। ठीक है। अब आइए, कलेक्टर को हर डिस्ट्रिक्ट में यह पावर दिया गया है कि अगर कोई भी ग्राम पंचायत से ग्राम सभा के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर से कोई पत्र आता है कि मुखिया को हटा दिया जाए, तो कलेक्टर उसे हटा देगा, और फिर जो सेकंड जो जीता था, जो सेकंड वोट ज़्यादा सबसे ज़्यादा लिया, उसको अपॉइंट कर सकता है। ये रूल है। तो ऐसा है। अब ग्राम सभा चाहे तो 15 दिन की पूर्व सूचना देकर वो जो है पंचायत की बैठक बुला सकता है। ये भी चीज़ है। तो ग्राम पंचायत को बहुत सारे पावर्स मिल गए हैं आज की तारीख में, और ये बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं, नो डाउट। ठीक इसी प्रकार से शहरों में जो होता है
उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कि नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अगर देखा जाए पुराने ज़माने में तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है 1884 में कलकत्ता, 1884 में मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मद्रास नगर निगम की स्थापना उस टाइम के तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे लॉर्ड रिपन ने किया था। इसी लॉर्ड रिपन को आप और हम कहते हैं क्या? फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, ये बात कहा जाता है। तो फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया का संदर्भ ये है, ठीक है। अब इसके बाद में आइए, अब हम देखते हैं कि आजकल नया क्वेश्चन आता है कि 1884 से पहले से ही वहां पर नगर निगम था, तो हाँ था, कोई हर्ज नहीं है, वो भी आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चले। नेक्स्ट पॉइंट ये बताता है कि नगर निगम कैसे काम करती है। तो नगर निगम के भी 3 स्तर हैं। अगर शहर छोटा है और जनसंख्या जो है 2 लाख तक है तो उसको नगर पालिका कह देते हैं, ठीक है। और नगर पालिका अध्यक्ष उसके हो जाते हैं। बहुत सारे वार्ड कमिश्नर तो होते ही हैं। अगर मान लेते हैं जनसंख्या 2 लाख से ऊपर और 10 लाख के बीच है तो उसको हम क्या कहते हैं? तब कहते हैं नगर निगम, और अध्यक्ष को नगर निगम अध्यक्ष कहते हैं। हिंदी में उसे पौर भी कहते हैं। और अगर शहर की आबादी 10 लाख प्लस है और 50 लाख तक या उससे ऊपर या करोड़ है तो उसको हम लोग कहते हैं महानगर निगम, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनको कहते हैं हम लोग महापौर, और इंग्लिश में कहते हैं मेयर। तो ये सिचुएशन बनता है, ठीक है, महापौर यानी मेयर, ये ध्यान रखना है। अब अगले पॉइंट पर आकर के समझिए, तो ये है। अब इसमें जो महापौर है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में होते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, ये सब। और जो पौर हैं वो छोटे शहरों में होते हैं, जैसे हमारा दरभंगा है, कोई मधुबनी है, इस तरह के टाउन हैं, धनबाद है। और उससे नीचे जो छोटा सा टाउन होता है उसमें आपको नगर पालिका कहते हैं। अब इनका टर्म क्या होता है? पंचायती राज का नगर निगम का 5 साल का टर्म होता है, 5 साल पर चुनाव होता है, याद रखिएगा। ये भी वीडियो ऑफिस में नामांकन पत्र दाखिल करते हैं, वार्ड कमिश्नर कहलाते हैं, लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, इसे निगम पार्षद कहते हैं, और उन्हीं में से एक को चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया जाता है, ये याद रखिएगा। और ये भी क्या काम करते हैं? तो ये जो है इसका कोई 3 स्तर नहीं होता, शहर अलग अलग होता है लेकिन काम सबका एक जैसा होता है। तो काम क्या करते हैं? तो काम के संदर्भ में देखा जाए तो जैसे वे दिल्ली का एक एग्जांपल ले लें, महानगर निगम का, तो इसका काम है जो लोकल डेवलपमेंट का वर्क है, जैसे कुछ सड़कें जो नगर निगम के लिए तय की कि नगर निगम की सड़कें गली मोहल्ले की वही बनाएगी, तो गली मोहल्ले की सड़कें वही बनाती है, जबकि मेन रोड जो होता है वह स्टेट बनाती है। स्ट्रीट लाइट लगाना, नालियों की सफाई करवाना, कूड़े करकट का ख्याल रखना, हाउस टैक्स वसूलना, ये सब जितने साफ़ सफाई, डिस्पेंसरी, प्राइमरी स्कूल चलाना, हाट बाज़ार लगवाना, ये सब पार्क वार्क बनवाने का काम, कम्युनिटी सेंटर बनवाने का काम, कूड़ा कहाँ रखा जाए ये सब का काम, क्या कहते हैं, हाइजीन से रिलेटेड वर्क, मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड वर्क, पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखना, डीडीटी वगैरह सबका छिड़काव करना, पानी की व्यवस्था करना, ये सब काम जो इनके होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, इस तरह से ये नगर निगम काम करता है, ठीक है। तो नगर निगम और पंचायती राज मिल करके एक अच्छी व्यवस्था तय करता है, और इस तरह से ये हमें समझना है कि ये लोकल गवर्नमेंट का संदर्भ है। अब ध्यान में रखना है एक चीज़ जो मैं कहने जा रहा हूँ कि लोकल गवर्नमेंट के संदर्भ में क्वेश्चन वही आएगा जो मैंने आपको बताया है इससे, और ये एकदम प्रोमिनेंट क्वेश्चन सब है जो मैंने डील किया है, इस पर फोकस करिएगा, सवाल यहीं से आएगा, ठीक है। इसके साथ मैं आज की क्लास अभी यहीं समाप्त करता हूँ, और कल हमारा जो होगा वो सारा का सारा हम आपको बताएंगे। कल टाइप ऑफ बिल्स, कितने प्रकार के विधेयक होते हैं, गवर्नमेंट बिल, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट बिल, मनी बिल, फिनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है, ऐसे अर्जेंट बिल, और उस बिल का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे पास होता है। दूसरा, कल ही हम बताएंगे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, कट मोशन, एडजर्न मोशन, अटेंटिव मोशन, ठीक है ना। तो ये मोशन हो, कॉन्फिडेंस मोशन, ट्रस्ट मोशन, नॉन ट्रस्ट मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, तो ये करीब 9 प्रकार के मोशंस हैं, उसके बारे में बात होगी। ये दोनों जिक्र कल
होगा। ठीक है, उसके बाद हम छोटे छोटे और जो चीज़ें हैं उसको उठा उठा के रखेंगे। सांसदों के विशेषाधिकार, द स्पेशल राइट्स ऑफ द आवर पार्लियामेंट्रीज, तो उनके बारे में ये 3 चीज़ों पर कल हम निगाह डालेंगे और जो बेहतर है वो आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो डू नॉट वरी, क्योंकि ये 3 दिन में आराम से समाप्त होने वाला है। इसको फ्री करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।